इसको समझिए कि ये 2-3 मिनट का हमारी तरफ से जनहित में जारी कुछ तथ्य हैं। इसलिए क्योंकि चुनाव के समय तो जो मीडिया को काम करना चाहिए वो ज़्यादातर टेलीविज़न मीडिया के जो शोर पैदा कर रही है वो अन्य चीज़ों पर, आपका दिमाग भटकाने वाली चीज़ों पे कर रही है। और इसलिए कुछ बड़े बड़े खुलासे जो इसी दौरान आए हैं जिसे हर वोटर को जानने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के उन ढके जाने का खतरा है। इसीलिए मैं आपको 4 बातें फटाफट बताने वाली हूँ और उस पर आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात ये, रफाल घोटाले के बारे में आप लोग सुने। अभी अभी एक बहुत बड़ा नया खुलासा फ्रांस के एक पत्रिका में निकली है, जिससे पता चला है कि फ्रांस की सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी के 1200 करोड़ के टैक्सेस माफ कर दिए। क्यों माफ कर दिए? क्या फ्री में फ्रांस की सरकार को अचानक इतना प्रेम अनिल अंबानी पर आ गया कि जिन टैक्सेस के लिए वो वर्षों से उनके पीछे पड़ी थी, अचानक उन्होंने माफ करने का निर्णय ले लिया? लेकिन ये रफाल के जो डील है उससे संबंधित है और उसकी असली कहानी यही है। आप सोचिए कि फ्रांस की सरकार को रफाल की डील से क्या क्या मिला। फ्रांस की सरकार ने ऑफसेट्स दे दिए अनिल अंबानी को और टैक्सेस माफ कर दिए, और उसके एवज में मोदी सरकार ने उन्हें क्या दिया? उन्होंने रफाल डील को कमज़ोर कर दिया। उसमें एंटी करप्शन क्लॉज नहीं है, उसमें सॉवरेन गारंटी नहीं है, उसमें बैंक गारंटी नहीं है, और हर जेट का दाम बहुत बढ़ा हुआ दाम है। तो फ्रांस के एक हाथ से जब इतना कुछ उन्हें मिल रहा है गिफ्ट में मोदी सरकार के द्वारा, तो उसके एक्सचेंज में उन्होंने गिफ्ट मोदी जी के मित्र अनिल अंबानी जी को दे दी होगी। अब आप पूछेंगे लेकिन मोदी जी को इसमें क्या मिला? मोदी जी और भाजपा को उसमें क्या मिला? मोदी जी अक्सर कहते हैं कि भाई मेरा तो परिवार ही नहीं है, मैं किसके लिए कोई लूटूंगा, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन बात तो ये है कि भाई मोदी जी आप कितना अपने परिवार से प्यार करते हैं वो तो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन आपको किन परिवारों से प्यार है वो भी सारी दुनिया देख रही है। भाई जितने बड़े बड़े आपके बड़े बड़े कॉरपोरेट मित्र हैं, उन घरानों के लिए, उन राजघरानों, उन परिवारों के लिए तो आपका बेहद प्रेम उमड़ता है, क्योंकि अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, अडानी, इन सब के लिए तो बड़ा प्रेम है आपके, उन सब के परिवारों का बड़ा ख्याल रखते हैं आप। और इसीलिए आपको अनिल अंबानी जी ने क्या दिया ये जानने के लिए, आपको तो अपने लिए थोड़ी, आपको तो चाहिए सत्ता के लिए आप लेते कुछ, और आपको अनिल अंबानी ने कितना और क्या दिया ये हम न जान पाए, साधारण वोटर न जान पाए, पूछ भी न पाए। इसके लिए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था कर दी, जहां चुनाव का जो फंड कौन आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, विदेशी कंपनी कितनी दे रही है, देशी कंपनियां कितनी दे रही है। अगर लोग उसे देखते तो वो पूछते कि फलां कंपनी ने क्यों दिया, तो फलां कंपनी के साथ क्या डीलिंग रही है, ये सब पूछने का मौका मिलता। ये सब पर आपने पर्दा डाल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। आपकी सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये जानने की क्या जरूरत है वोटर को कि किसने पैसा कितना दिया। जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो ढेर सारा पैसा दे रहा है किसी पार्टी को, वो तो समझ रहा है कि हमने उस पार्टी की सरकार को खरीद ली है और खरीदती भी है। जिस तरह से वो अपने पक्ष में उसके बाद वो नीतियां बनवाती हैं उस सरकार से। इससे बड़ा घोटाला, इससे बड़ा करप्शन किसी देश में नहीं है। सारे देशों में करप्शन का यही सबसे बड़ा तरीका होता है, और इसीलिए पैसे के पीछे जाओ, पैसा कौन किसको क्या दे रहा है ये जानना बेहद जरूरी है लोकतंत्र में। नंबर 1। नंबर 2 सी जो बड़ी चीज है, आज के अखबारों में आया है बहुत बड़ी खबर, वो भी छिप जा सकती है, टेलीविजन न्यूज में शायद ना आए। वो बड़ी खबर ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोर्ट से कहा है ऑगस्टा वेस्टलैंड वाले केस में बेल का विरोध करते हुए जो उसमें अक्यूज्ड है उन्होंने ये कहा कि भाई लोग तो आजकल भागने का सिलसिला चला रखा है ना। 36, सिर्फ ललित मोदी नहीं, सिर्फ विजय माल्या नहीं, सिर्फ मेहुल चोकसी नहीं, सिर्फ नीरव मोदी नहीं, ये तो बस चंद हैं, सिर्फ संदेशरा बंधु नहीं, भाई नहीं, बल्कि 36 ऐसे बिजनेसमैन हैं, कंपनी मालिक हैं, जिन्होंने इसी तरह से भारत को लूट करके वो देश को छोड़ करके भागे हैं। और ये सब मोदी राज में हुआ है, ये सब हाल के दिनों में हुआ है। ये खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कोर्ट को कह रही। इसका मतलब मोदी राज ने क्या कोई ऐसा स्कीम चला रखा था कि भाई लूटो और भागो, मैं आपके लिए वीजा का इंतजाम करूंगा और सब मदद कर दूंगा कि आराम से लूटो जितना मर्जी और उसके बाद में बढ़िया से निकल चलो। ये काम इन्होंने किया। दूसरी चीज,
तीसरी बात जो खबरों में है जिसको जानना जरूरी है वो है इंडियन एक्सप्रेस के हेडलाइन में न्यूज आया था। वो न्यूज क्या था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसका मतलब है बैंक अगर किसी को लोन देती है तो वो लोन किस चीज से देती है, वो तो हमारे आपके टैक्स के पैसे से, हमारे आपके सेविंग्स के पैसे से देती है, सेविंग्स के पैसे से देती है। तो हमारी आपकी जो गाड़ी कमाई है उसका जो सेविंग्स है, उस सेविंग्स को बैंक लेकर के किसी को लोन देती है और उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए बैंक को। लेकिन अगर इंटरेस्ट देने के बजाय जो लोन ले रहे हैं वो लोन लेते रहे और उसके बाद में लोन चुकाए ही नहीं और उसके बाद में उनका लोन माफ कर दे सरकार, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? खास करके तब जब लोन लेने वाले बड़े बड़े कंपनी मालिक होते हैं। तो इस तरह के जो लोन हैं जिनको कहा जाता है एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, हाल में आया है कि पिछले दशक में जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो इस तरह के लोन्स थे जिनको माफ किया गया सरकार द्वारा, बैंक लोन, उसका 80% माफ किया गया पिछले 5 साल में, यानी मोदी राज में। तो इसका मतलब मोदी राज में तो बहुत ही अच्छे दिन थे हमारे बैंकों को, और बैंकों में लोगों के, आम जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छे दिन थे मोदी राज में। ये तो इससे साफ हो गया। और उसके एवज में कौन क्या दे रहा है मोदी सरकार को, वापस दोबारा आने के लिए कितने इलेक्शन में फंड दे रहा है, ये जानने के लिए हम नहीं जान सकते क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो भाई सीक्रेट है, वो तो गुप्त है। चौथी चीज ये जो कैरावैन मैगजीन में निकला है और जिसके तथ्यों को लेकर के एक पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने डाला है, उसको जान लीजिए वो क्या है। वो मिस्टर न खाऊंगा न खाने दूंगा मोदी जी के बारे में है, पर्सनल डायरेक्ट बात है। वो ये है कि अहमदाबाद में कुछ ऐसी ज़मीनें होती थीं जिनको बड़े प्राइम लोकेशन में वो गुजरात सरकार कुछ खास एमपी एमएलएस को वो देती थी, गुजरात सरकार द्वारा बड़े सस्ते दाम में दिया जाता था। 2000 के बाद में इस तरह का दिया जाने पर रोक लगाया गया, नीति बनी कि भाई ये ठीक नहीं है और इस तरह से आगे न दिया जाए। तो 2007 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में मोदी जी ने इसी तरह का एक प्लॉट ऑफ जमीन दिखाया था कि मुझे इसी तरह से मिला है और ये मेरा है। लेकिन 2007 के बाद जितने वो इलेक्शन एफिडेविट फाइल किए हैं उसमें वो प्लॉट ऑफ लैंड, वो जो जमीन का टुकड़ा है, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो उस पर तो जो नियम बन गया था 2000 में कि अगर आपको मिल चुका है तो आपको दोबारा इस तरह की कोई लैंड नहीं मिलेगी और आपको जो लैंड मिली है वो आप दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप दूसरे को दे नहीं सकते। तो उस जमीन का क्या हुआ? उस जमीन का जिक्र जो है वो नरेंद्र मोदी अपने 2007 के बाद के जितने इलेक्शन एफिडेविट्स हैं, चाहे वो गुजरात में चुनाव लड़ते हुए, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए, उस जमीन के टुकड़े को वो क्यों नहीं गिना रहे हैं अपने इलेक्शन एफिडेविट में? उस पर उनका मालिकाना है, वो उन्होंने 2007 में माना था और उस मालिकाने को चेंज करने के खिलाफ नियम बनाया गया था। तो उस जमीन का क्या हुआ, क्या छिपा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अपने एफिडेविट में, ये जानने की जरूरत है। सब लोग जानते हैं एफिडेविट में लोग कुछ कुछ चीज़ें छिपाते हैं। नरेंद्र मोदी जी कुछ इस तरह के तथ्य तो पहले भी छिपाते रहे हैं। हाँ, उन्होंने बहुत वर्षों तक अपने परिवार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, लोकसभा चुनाव लड़ते हुए किया, ठीक है। उसी तरह से स्मृति ईरानी जी पिछली बार अपनी 1 डिग्री बताई और इस बार कह रही हैं कि नहीं वो डिग्री तो मेरी है नहीं, अब मेरी डिग्री जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, दूसरी कोई डिग्री बता रही हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं उसके बारे में सवाल पूछना जरूरी है। अब बात यह है, मैं अंत इस बात को लेकर करूंगी कि इतने बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े तथ्य, इतने बड़े बड़े खुलासे, इससे आपका नजर भटका के रखने के लिए और आप वोट घोटाले के खिलाफ ना दें, घोटाले के लिए सजा मिले सरकार को इसके लिए ना दें, बल्कि और कुछ सोच करके वोट दें, इसके लिए चला रखा है नॉन स्टॉप नॉनसेंस। नॉन स्टॉप जो है वो भाजपा का कोई ना कोई नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मेनका गांधी हो, चाहे केरला के बीजेपी के अध्यक्ष शशिधरन हो, चाहे बहुत सारे और उनके लीडर्स डेली कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम वाला बयान देते हैं। योगी आदित्यनाथ हो, ठीक है, कोई कहता है अली बजरंग बली, कोई कहता है जैसे अमित शाह ने कहा कि भाई वो मैं चुन चुन करके घुसपैठियों को बाहर निकालूंगा और ढूंढ ढूंढ करके हिंदुओं, बौद्धों और सिखों को बसाऊंगा।
तो कुल मिलाकर के वो घुसपैठिया कह रहे हैं, तो पूरे समुदाय मुसलमान और ईसाई लोगों को कह रहे हैं कि उन सब पर ये शक लगेगा कि हो सकता है वो घुसपैठिया हो भाई, और पूरे उन सारे लोगों को हम नेशनल रजिस्ट्रेशन कमीशन एनआरसी बसाएंगे, जिसमें उन सबको पकड़ करके कैंपों में डाला जाएगा और कहा जाएगा कि साबित करो। तो साबित करो, वो इस तरह की चीज़ आपने कहाँ पढ़ा है? अगर मैंने बच्चे ने हैरी पॉटर की किताबें पढ़ रखी हैं, मगल रजिस्ट्रेशन कमीशन वाली जो बुक नंबर 7 में है हैरी पॉटर की, वो अपने बच्चे से कहिएगा कि आपको फिल्म भी दिखा दें और किताब का वो वाला चैप्टर भी पढ़ा दें, क्योंकि ये वही चीज़ है कि लोगों को, सबको, एक खास समुदाय को नस्लवादी तरीके से शक के नज़रिए में ला करके उनके नागरिकता पर ही सवाल उठा डालिए, और इस आधार पर वो वोट मांग रहे आपसे। और मेनका गांधी कह रही हैं कि हम तो लिस्ट बनाएंगे कि भाजपा को जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों के गांवों का हम काम करेंगे सबसे पहले, और बाकियों का काम ही नहीं करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप एंटी बीजेपी हैं, सरकार के खिलाफ आप इस बार वोट दे रहे हैं, और भाई खुदा न खास्ता जीत जाए एमपी का सीट भाजपा का कोई, तो कह रहे हैं कि हम लोग लिस्ट बनाएंगे, आपको देंगे ही नहीं। और ये पूरी तरह से संविधान विरोधी चीजें हैं, लेकिन इस आधार पे वोट मांगे जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ बोलना, लड़ना बेहद जरूरी है। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि जरूर 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 अपना वोट दीजिएगा, और वोट दीजिएगा भाजपा को हराने के लिए वोट दीजिएगा। जहां पर आपके पास में संघर्षशील प्रत्याशी हो, जो जन आंदोलन लड़े हैं, उनको जरूर वोट दीजिएगा। जैसे वामपंथ के प्रत्याशी, जरूर उनको वोट दीजिएगा, और बीजेपी को हराने के लिए जरूर वोट दीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई घोटाले तो और सरकारों ने भी की थी, अब पता चला ये भी हैं, तो हम तो नोटा देंगे। मेरी अपील आपसे है, नोटा वोटा बिल्कुल मत दीजिएगा। ये इस बार आपको वोट पॉजिटिवली देना है। नेगेटिव वोट, आप सोचेंगे किसी के खिलाफ वोट देने को कहा जा रहा है तो ये तो नेगेटिव वोट है, बिल्कुल नहीं। आपको पॉजिटिवली देश के पक्ष में देना है, लोकतंत्र के पक्ष में देना है। हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान, हमारी बोलने की आजादी, हमारे सवाल पूछने की आजादी, सरकार से जवाब मांगने की आजादी के पक्ष में आपको वोट देना है। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि उनकी सरकार से आप कोई सवाल नहीं कर सकते। उनका वो न कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, न जनता का कभी जवाब देंगे, बल्कि सवाल पूछने वाले सारे लोगों को उठा करके या तो जेल में डालेंगे या घुसपैठिया बताएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, और वो सिर्फ बांटने का काम करेंगे। सरकार अगर किसी दूसरे की बनी तो हो सकता है वो बहुत बढ़िया ना हो सकता है उसमें कई सारी बातें हो, जो बातें पहले की सरकारों में भी रही है, हो सकता है। लेकिन अगर वो हो, तब भी सवाल पूछने वालों की पहली कतार में हम आप होंगे, सवाल पूछेंगे। सरकार ऐसी बनाए जो हमारे जवाब देने से, हमसे जवाब देने से न बचे, हमारे प्रति जवाबदेह हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों से बात करेंगे, सवालों का जवाब देंगे, और तानाशाह की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, सवाल पूछने वालों को उठा करके जेल में नहीं डालेंगे। ऐसी सरकार को चुने, और ऐसी सरकार का मतलब है भाजपा को हराना, भाजपा के खिलाफ जो सरकार हो उसको बनाए, क्योंकि उस सरकार पर लगाम हमारे हाथ में, हाँ, आम जनता के हाथ में होगी। और वैसे ही सरकार चुनने का मतलब है एक मजबूत देश के पक्ष में और मजबूत लोकतंत्र के पक्ष में चुनाव करना। भाकपा माले की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई कि आप लोग लोकतंत्र के पक्ष में जरूर काम करेंगे, जरूर वोट देंगे, और वोट देने के बाद भी आंदोलन जरूर करें।